हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल कृष्णान क्लासेस में। इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड के कक्षा 10 के प्रकाश के परिवर्तन के सभी वीवीआई क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप इस वीडियो के बहुत ध्यान से देखिएगा, चाहे ताकि आपको वीडियो को देखते हुए क्रम में ही आपको सभी ऑब्जेक्टिव के आंसर और क्वेश्चन और आंसर को याद कर पाए। और केवल हम इसमें ऑब्जेक्टिव को याद ही नहीं करेंगे, बल्कि हम समझते हुए याद करेंगे, ताकि हमको एग्जाम टाइम में हम भूल ना पाए। तो चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, देखिए, वीडियो शुरू करने से पहले आपको कुछ हम बता देना चाहते हैं। सबसे पहले जब आप ऑब्जेक्टिव को सोल्व कीजिएगा, तो सबसे पहले क्वेश्चन को ठीक से पढ़ लीजिएगा। पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद में ऑप्शन को देख लीजिएगा, चारों ऑप्शन को देख लीजिएगा, जो ऑप्शन क्या बोल रहा है। उसके बाद में आप टिक कीजिएगा। ये नहीं कि क्वेश्चन पढ़ लिए और ऊपर ऑप्शन देख लिए, ए नंबर ऑप्शन, ए नंबर ऑप्शन हमको सही लग रहा है, हम टिक लगा दिए। ऐसे नहीं करना है हमको। तो क्या करना है, पहले क्वेश्चन को ठीक से पढ़ना है, उसके बाद में चारों ऑप्शन को देखना है, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि ऑप्शन नंबर एक टिक करें, दो करें, या तीन करें, या चार करें। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश का चाल न्यूनतम होता है। बताना है कि चार ऑप्शन दिया हुआ है, किसमें प्रकाश का चाल न्यूनतम होता है, मतलब सबसे कम होता है। तो फर्स्ट नंबर ऑप्शन है जल में, दूसरा है वायु में, तीसरा है कांच में, और तीसरा है निर्वात में। इसका आंसर होगा बच्चों, इसका आंसर क्या होगा बताइए आप। इसका आंसर होगा वो कांच में। ठीक है, ऑप्शन नंबर तीन होगा, इसका आंसर तीन होगा, क्योंकि कांच का घनत्व होता है वो ज्यादा होता है, इसीलिए उसमें जो प्रकाश की चाल होता है उसमें कम होता है। सबसे ज्यादा चाल होता है वो निर्वात में होता है, और उसके बाद में आपका वायु में होगा, उसके बाद में जल में होगा, और उसके बाद में सबसे कम आपका कांच में होगा। तो जब हम एक ऑब्जेक्टिव को सोल्व करेंगे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम एक क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं। उससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन रहेगा सबको बताएंगे, ताकि आप एक क्वेश्चन को सोल्व करें, उसके साथ साथ में चार पांच क्वेश्चन और भी आपको उसमें ऐड हो जाए। तो यहाँ पे आपको जब देगा, बोल मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन दे सकता है, चार ऑप्शन दे देगा और बोल देगा कि निम्न में से किसमें सबसे ज्यादा प्रकाश का चाल होता है, क्या बताइएगा। इसका आंसर होगा निर्वात में। सबसे ज्यादा प्रकाश की चाल निर्वात में होता है, और सबसे कम प्रकाश की चाल कांच में होता है। इस आपको समझ में आ गया होगा और याद भी हो गया होगा। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर दो को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दो है, गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ के वृत्तकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। कह रहा है कि गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ की वृत्तकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। तो इसमें सबसे पहले क्वेश्चन ऑप्शन पढ़िए, वक्रता त्रिज्या, प्रधान अक्ष, गोलीय दर्पण का द्वारक और मुख्य फोकस। इसमें कौन सा आंसर होगा, तेजी में बताइए आप। बिल्कुल सही बच्चों, इसका आंसर होगा तीन होगा, गोलीय दर्पण का द्वारक। जो गोलीय दर्पण की परिवर्तन पृष्ठ का वृत्तकार सीमा होता है, यानी ये आपका मान लीजिए गोलीय दर्पण हो गया, इसका जो वृत्तकार सीमा होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम द्वारक बोलते हैं। ठीक है, इसको हम द्वारक बोलते हैं, तो इसको बोलेंगे गोलीय दर्पण का द्वारक। चलिए क्वेश्चन नंबर तीन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर तीन है, किस दर्पण में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है। तो सब ऑप्शन को देखिए, फर्स्ट है केवल अवतल में, दूसरा है केवल उत्तल में, तीसरा है केवल समतल में, और चौथा है या तो समतल में या तो उत्तल में। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस दर्पण में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है। इसका आंसर होता है, जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। बिल्कुल सही बच्चों, इसका आंसर होगा चार नंबर, यानी समतल और उत्तल दोनों में क्या होता है, किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है। तो जब हम ऑब्जेक्टिव को बता रहे हैं इस वीडियो में, आपको थोड़ा भी फील नहीं होगा कि हम रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हैं। आपको हम थोड़ा गैप दे रहे हैं, ताकि आप क्या करें, इसमें आप आंसर को आप एनालाइज कर पाए, यानी आंसर को आप दे सके। या तो कमेंट बॉक्स में या अपने दिमाग में ही आप आंसर को दीजिए कि आंसर क्या होगा, थोड़ा पढ़ के और थोड़ा समझिए, और उसके बाद में आंसर दीजिए। हम समय दे रहे हैं आपके लिए थोड़ा, उसी में आपको आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। अब चलिए अब क्वेश्चन नंबर चार को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर चार है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। बताना है अवतल दर्पण की फोकस दूरी किस चीज में होती है, धनात्मक में होती है, ऋणात्मक में होती है, कभी धनात्मक में तो कभी ऋणात्मक में, या शून्य।
बताइए आप कौन सा सही होगा आंसर। बिल्कुल सही बच्चों, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी ऋणात्मक होता है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है, और वहीं उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। देखिए अवतल दर्पण कैसा होता है, अवतल दर्पण ऐसे होता है, और इसका फोकस दूरी होता है वो इधर होता है। हम जानते हैं कि जो ध्रुव होता है उसके बाएं तरफ जितनी भी दूरियां नापी जाती है वो क्या होती है, ऋणात्मक होती है, और जो इसके दाएं तरफ नापी जाती है उसे क्या होती है, पॉजिटिव यानी धनात्मक होती है। तो फोकस इसका अवतल दर्पण का फोकस किधर होता है, बाएं तरफ होता है। और उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण कैसा होता है बच्चों, उत्तल दर्पण आपका ऐसे होता है, ऐसे होता है। इसका फोकस किधर होता है, इसका फोकस इधर होता है यानी दाएं तरफ होता है। इधर मुख से क्या ध्रुव से नापी गई हमेशा बाएं तरफ की दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है, और बाएं तरफ की दूरियां धनात्मक होती है। तो इसका ये क्या हो गया, अवतल दर्पण हो गया, अवतल दर्पण हो गया या उत्तल दर्पण हो गया। अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है, और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होती है तो उसमें आप लगाइएगा धनात्मक, बट यहाँ पे पूछ रहा है अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है तो इसमें लगाना है आपको ऋणात्मक। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस दर्पण से वस्तु से हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है। पूछ रहा है कि किस दर्पण से वस्तु से हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है। आपके पास चार ऑप्शन है, इसको पढ़िए और जल्द से जल्द कमेंट बॉक्स में आप अपना आंसर बताइए। फर्स्ट नंबर ऑप्शन है उत्तल दर्पण, दूसरा है अवतल दर्पण, तीसरा है समतल दर्पण, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल सही बच्चों, इसका आंसर होगा आपका उत्तल दर्पण, क्योंकि उत्तल दर्पण में कभी भी क्या होता है, वस्तु से छोटा ही प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण में क्या होता है, अवतल दर्पण में कैसे होता है, जब हम अवतल दर्पण हमको बता रहे हैं कैसे होता है। अवतल दर्पण आपको ऐसे होता है, उसमें क्या होता है, इधर यहाँ पे वस्तु रहेगा तो यहाँ आएगा तो छोटा प्रतिबिंब रहेगा, और उसके बाद में बढ़ते 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 क्या होता है, जब सी पर आएगा तो वस्तु के बराबर हो जाएगा, और उसके बाद में उसके जैसे जैसे क्या जाएगा, ध्रुव के ओर बढ़ते जाएगा, वैसे वैसे आपका प्रतिबिंब बड़ा होता जाएगा, और पीछे जब पीछे जाता है तो और बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो अवतल दर्पण ही है, अवतल दर्पण में क्या होता है, बड़ा और छोटा दोनों प्रतिबिंब बनता है, बट उत्तल दर्पण में क्या बनता है, केवल छोटा प्रतिबिंब बनता है, वस्तु से हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है। और समतल दर्पण में हमेशा क्या होता है, समतल दर्पण में हमेशा वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है। जैसे में आप शीशा के सामने जाते होंगे, मिरर ऐनक के सामने, तो क्या होता है समतल दर्पण होता है। तो समतल दर्पण में क्या होता है, हमेशा वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है। तो जब पूछेगा कि किस दर्पण में वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है हमेशा, उसमें उत्तल दर्पण लगाना है। वहीं पूछ दे किस दर्पण में छोटा और बड़ा दोनों प्रतिबिंब बनता है, वहां पे अवतल दर्पण आपको लगाना है। और पूछेगा किस दर्पण में हमेशा वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है, तो वहां पे आप समतल दर्पण लगाइए। यहाँ पे कितना देखिए, एक क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, कितना एक क्वेश्चन है, यहाँ पे हम तीन तीन क्वेश्चन कर लिए। अवतल दर्पण भी देख लिए, उत्तल दर्पण भी देख लिए, और समतल दर्पण भी देख लिए। जैसे ही बच्चों आपको आपको लगेगा कि एक क्वेश्चन है, बट एक की जगह पर हम तीन चार क्वेश्चन और कर लेंगे, जिससे क्या होगा, आपका ऑब्जेक्टिव और तगड़ा हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6, दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों के बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं। जो दांत का डॉक्टर होते हैं, वो बस जो मरीज होता है उसके दांत को बड़ा देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं। आपको सबसे ऑप्शन है समतल दर्पण, दूसरा ऑप्शन है आपका उत्तल दर्पण, और तीसरा ऑप्शन है अवतल दर्पण, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल सही बच्चों, इसका ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 होगा अवतल दर्पण। क्योंकि देखिए इसके जस्ट पहले ही बताया है, उत्तल दर्पण में केवल क्या बनता है, छोटा प्रतिबिंब बनता है, केवल छोटा प्रतिबिंब बनता है, और अवतल दर्पण में छोटा और बड़ा दोनों बनता है, छोटा और बड़ा दोनों बनता है, और समतल दर्पण में बराबर बनता है। बट दांत क्या होता है, दांत के अंदर जो बीमारी होता है वो बहुत छोटा होता है, उसको हम और छोटा करके देखेंगे तो थोड़ी दिखाई दे पाएगा। ये अवतल दर्पण वाला कटिस हो गया, फिर उसके बाद समतल दर्पण जैसा बराबर है, बराबर तो हम तो अपने आंखों से भी देख सकते हैं, तो ये भी चला गया। और
अब आया कि हमको बड़ा करके देखना है, तो बड़ा किस दर्पण में प्रतिबिंब बनता है? बड़ा अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है। तो यह याद कर लीजिएगा, अवतल दर्पण। और यह क्वेश्चन बहुत वीवीआई है। वैसे में इस चैप्टर, इस वीडियो में का सभी क्वेश्चन है वो सब वीवीआई है, क्योंकि एग्जाम पॉइंट से बहुत ज्यादा मतलब पूछे जाने की चांसेज है। लगभग 90% चांसेज है कि आपका क्वेश्चन इसी में से आए। बट ये जो क्वेश्चन है इस साल यानी 2024 में आने की संभावना बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये क्वेश्चन है आपको 2011 में पूछा है, 15 में पूछा है और 16 में पूछा है, उसके बाद में 21 में पूछा है। अब मतलब अब बारी आएगा इसका 24 में। तो ये क्वेश्चन हमको लग रहा है 100% ये क्वेश्चन जरूर पूछेगा। ये हल्का भी है, याद हो जाएगा, इस चैप्टर का सभी क्वेश्चन हल्का है। तो अब चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं, 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि किसी बिंब के प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो उस प्रतिबिंब की प्रवृत्ति क्या होगी? क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी बिंब की प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो उससे ऋणात्मक हो तो उसका उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? तो बताइए बच्चों। ऑप्शन है, 1 नंबर में है आपका वास्तविक और उल्टा, 2 नंबर में है वास्तविक और सीधा, 3 नंबर में है आभासी और सीधा, और 4 नंबर में है आभासी और उल्टा। आपका समय है 4 सेकंड का, बताइए। बिल्कुल सही बच्चों, इसका आंसर होगा आपका वास्तविक और सीधा। ठीक है, इसका आंसर होगा वास्तविक और सीधा। जहां पे आवर्धन ऋणात्मक होगा वहां पे वास्तविक होगा और सीधा होगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, 32 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी? तो देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, 32 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या, यानी वक्रता त्रिज्या का मतलब क्या है, आर दिया हुआ है आपका प्लस 32 सेंटीमीटर। यहाँ पे देखिए प्लस माइनस कुछ नहीं दिया हुआ, केवल दिया है 32 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि 32 सेंटीमीटर वाले वक्रता त्रिज्या का उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी? फोकस दूरी बराबर क्या होता है? फोकस दूरी बराबर होता है एफ बराबर r/2, यानी 32 32/2 कितना हो जाएगा? 16 सेंटीमीटर हो गया। 16 सेंटीमीटर हो गया, इसका क्या आ गया आपका एफ आ गया। तो ये 8 वाला कट गया, ये 8 कट गया, यानी +16 बच्चा और -16 बच्चा। अब अब आया है यहाँ पर प्लस और माइनस का खेल, यानी हम प्लस वाला लगाएं या माइनस वाला लगाएं। तो बच्चों आपको मालूम होगा या इसके पहले भी हम उस दूसरे क्वेश्चन में बताए हैं, उत्तल दर्पण का जो फोकस होता है वो क्या होता है? वो धनात्मक होता है। उत्तल दर्पण का फोकस क्या होता है? धनात्मक होता है। उत्तल दर्पण का फोकस इधर दाएं तरफ होता है, जो कि धनात्मक होता है। यानी एफ बराबर कितना हो जाएगा? +16 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर, यानी 3 नंबर हो जाएगा, +16 सेंटीमीटर हो जाएगा। 32 सेंटीमीटर वाले वक्रता त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या हो जाएगी? +16 सेंटीमीटर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। कह रहा है कि प्रकाश के परिवर्तन से निर्धारित होता है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, आपतन कोण इक्वल टू परिवर्तन कोण इक्वल टू आपतन अपवर्तन कोण, आपतन कोण इक्वल टू विचलन कोण, और इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए बच्चों। बिल्कुल सही बच्चों, इसका आंसर होगा आपतन कोण इक्वल टू परिवर्तन कोण। इसका आप सही होगा, आंसर होगा आपतन कोण इक्वल टू परिवर्तन कोण, यानी आई इक्वल टू कोण आर, यानी क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को सोल्व करते हैं। देखिए जहां पे हमको जरूरत पड़ रहा है कि यहाँ पे समझाने वाला चीज है, वहां पे हम समझा रहे हैं, और जहां पे जरूरत नहीं पड़ रहा है कि हाँ बच्चा समझ गए होंगे, वहां पे हम समय अपना व्यर्थ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो वहां पे कुछ समझाने वाला नहीं था, आपको याद भी होगा। जहाँ समझाने वाला है वहां तो हम समझा रहे हैं। ठीक है, देखिए प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम है? इसका ऑप्शन है 1 नियम, 2, 3, 4। आपके पास 5 सेकेंड का टाइम है, जल्द से बताइए। बिल्कुल सही बच्चों, इसका सही आंसर होगा 2, यानी ऑप्शन नंबर भी 2 है। और फिर से प्रकाश के परिवर्तन का नियम भी कितना होता है? 2 होता है। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, किस दर्पण में हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है? क्वेश्चन है, किस दर्पण में हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है? तो इसका ऑप्शन है समतल,
दो में है उत्तल, तीन में है अवतल और चार में है समतल और उत्तल। तो जल्दी से बताइए बच्चों। बिल्कुल सही बच्चों, इसका आंसर होगा आपका 4 नंबर ऑप्शन, यानी समतल तथा उत्तल दर्पण। आभासी का मतलब क्या होता है? आभासी का मतलब क्या होता है आपका? उल्टा प्रतिबिंब। सॉरी, आभासी का मतलब होता है आपका सीधा प्रतिबिंब। सीधा प्रतिबिंब किस दर्पण में बनता है? समतल और उत्तल दोनों में क्या बनता है? आपका आभासी प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम 12 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है? देखिए, आ गया। इसके पहले क्वेश्चन दिया था किस दर्पण में छोटा प्रतिबिंब बनता है, तो यहाँ पे कुछ दिया किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो आपके पास ऑप्शन दिया है, 1 नंबर में समतल दर्पण, 2 नंबर में अवतल दर्पण और 3 नंबर में उत्तल दर्पण और 4 नंबर में इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल सही बच्चों, इसका आंसर होगा अब ऑप्शन नंबर अवतल दर्पण, यानी 2 नंबर ऑप्शन सही होगा। क्योंकि हम बताए हैं कि जो डॉक्टर होते हैं वो क्या करते हैं, तो दांत को देखने के लिए या कान का जो डॉक्टर होते हैं वो कान के अंदर जो घाव या कुछ भी गड़बड़ी रहता है उसको देखने के लिए क्या करते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। क्योंकि उसी में एक अवतल दर्पण है जिसमें हम प्रतिबिंब को बड़ा करके देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, यानी अवतल दर्पण। ठीक है, अगर बच्चों आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही साथ कमेंट में बताइए कि आप लोग कहाँ से हैं और वीडियो कैसे लग रहा है, तथा लास्ट में जब आप वीडियो को देख लीजिएगा तब बताइएगा कि टोटल क्वेश्चन में से आपका कितना क्वेश्चन सही था और क्वेश्चन कितना क्वेश्चन गलत था, ताकि हमें भी लगे कि आपका तैयारी कितना अच्छा तरह से हुआ है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? सबसे पहले समझिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग होगा? आपके पास ऑप्शन 4 है, समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण और इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए बच्चों। बिल्कुल सही बच्चों, इसका भी आंसर होगा आपका अवतल दर्पण। क्या? क्योंकि दाढ़ी बनाने के लिए जो हजाम होते हैं या हम भी खुद होते हैं जो मिरर में देखते हैं तो उसमें क्या देखते हैं, छोटी छोटी जो बाल होते हैं हमारे शरीर पर उसको बड़ा करके देखना होता है ताकि हम बाल को वहां से हटा सके। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब को बड़ा करके देखा जा रहा है। तो जहां भी किसी वस्तु के प्रतिबिंब को बड़ा देखने की कोशिश किया जाएगा वहां पे अवतल दर्पण का यूज होगा। ठीक है, और जहाँ पे छोटी चीज में और बड़ा एरिया को कवर करना होगा, जैसे में हम क्या करते हैं, बाइक के जो साइड मिरर होते हैं उसमें हम छोटा सा मिरर होता है उसमें पीछे के सभी व्यू को देखते हैं, तो वहां पे उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। क्योंकि वहां पे क्या होता है, बड़ा प्रतिबिंब का छोटा बड़ा वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनता है, वहां पे उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। बट यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे हम छोटी वस्तु का यानी छोटे छोटे जो बाल हमारे बाल कटने के बाद में हमारे शरीर पर जो बाल गिरे होते हैं उसको बड़ा करके देखना होता है ताकि हम उस वहां से हटा सके। तो वहां पे अवतल दर्पण का यूज होता है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है और इस बार आने की चांसेस बहुत ज्यादा है। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, एक उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा होता है। बताना है कि उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो सबसे पहले चलिए पहले आप इसका आंसर दीजिए, उसके बाद में हम बताते हैं। बिल्कुल सही बच्चों, इसका आंसर होगा काल्पनिक और छोटा। ठीक है, काल्पनिक और छोटा होगा। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वास्तविक जो प्रतिबिंब होता है वो ठीक उल्टा बनता है। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है और काल्पनिक प्रतिबिंब जो बनता है वो क्या बनता है, सीधा बनता है। काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा बनता है और हम जानते हैं उत्तल दर्पण में क्या बनता है, केवल छोटा ही प्रतिबिंब बन सकता है, बड़ा प्रतिबिंब नहीं बन सकता है। तो सबसे पहले जो जो बड़ा है उसको हम नेग्लेक्ट करें, बड़ा इसमें है तो इसको मतलब हटा दीजिए और फिर इसमें भी बड़ा है इसको भी हटा दीजिए और उसके बाद में देखिए, पर जो साइड मिरर होता है बाइक में या कार में उसमें क्या होता है, वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनता है और सीधा प्रतिबिंब क्या होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब वाला भी यहाँ से कट गया, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या होगा, 3 सही हो गया, काल्पनिक और छोटा बनता है। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 15 है, किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है? तो बताना है किस दर्पण द्वारा इस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है। आपके पास तीन ऑप्शन है, एक है उत्तल दर्पण, दूसरा है अवतल दर्पण, तीसरा है समतल दर्पण और चौथा है इनमें से सभी। बिल्कुल सही बच्चों, इसमें आंसर होगा आपका केवल समतल दर्पण। ठीक है, वास्तविक दर्पण दर्पण क्या होता है? वास्तविक हम बताएं इसके पहले, वास्तविक दर्पण क्या होता है? सॉरी, वास्तविक प्रतिबिंब आपका उल्टा होता है, वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है। उल्टा अवतल में, सॉरी अवतल नहीं होगा, अवतल होगा, अवतल हम समतल भी चिन्ह लगा दी, अवतल होगा। ठीक है, अवतल होगा। अवतल दर्पण में ही क्या बनता है? आपको उल्टा प्रतिबिंब बनता है, यानी वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण और समतल दर्पण क्या बनता है? सीधा प्रतिबिंब बनता है, जो कि काल्पनिक प्रतिबिंब, उसको काल्पनिक प्रतिबिंब कहा जाता है। बट अवतल दर्पण है, इसमें सीधा और उल्टा दोनों प्रतिबिंब बनता है। एक एक वो अवतल दर्पण ही है जिसमें आपको वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है, नहीं तो उत्तल में और समतल में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब मिलता है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, प्रकाश की किरणें गमन करती है, तो इसका ऑप्शन है सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी रेखा में और उपयुक्त सभी। तो बस 5 सेकंड के टाइम में जल्द से जल्द इसका आंसर दीजिए। बिल्कुल सही बच्चे, इसका आंसर होगा सीधी रेखा में। इसका आंसर है वो क्या होगा? प्रकाश भी कभी भी गमन करती है तो वो सीधी रेखा में होगी। ऐसे जाए तो, ऐसे जाए तो, ऐसे जाए तो क्या होगी? हमेशा सीधी रेखा में प्रकाश गमन करती है। इसका आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। बताइए, आप ऑप्शन क्या है? एक में है हमेशा सीधा, दो में है हमेशा उल्टा, तीन में है उपयुक्त दोनों, चार में है इनमें से कोई नहीं। ध्यान से दीजिएगा, आप गलती नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस क्वेश्चन को हम इसके बहुत सारे, इसको पहले बहुत सारे क्वेश्चन में इसका हम बात कर चुके हैं और बता भी दिए हैं। जहाँ उत्तल दर्पण में हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनता है? आप बिल्कुल सही बच्चों, इसका आंसर होगा हमेशा सीधा। उत्तल दर्पण द्वारा क्या बनता है? प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है, जो कि हम इसके पहले वाले वीडियो में, सॉरी पहले वाले क्वेश्चन में बताए हैं, शायद 3-4 क्वेश्चन में बता चुके हैं कि उत्तल दर्पण में हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है, सीधा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, और एक और बात बतो बच्चों, जब हम जब आप हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका आंसर क्या है, आप ऐसे बता सकते हैं क्वेश्चन नंबर 17, और ये क्या हो गया? क्वेश्चन नंबर 17 का 1। ठीक है, तो हम समझ जाएंगे कि बच्चा क्या बोल रहा है। बच्चा बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 17 है, उसका 1 नंबर जो आंसर है, ऑप्शन है वो सही है, या 17 का ए। आप ऐसे भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, और उसके बाद में जब वीडियो लास्ट हो जाएगा, वहां पे आपको बताना है। मान लीजिए हम 20 क्वेश्चन कराएंगे, तो बताना है आपको जितना सही होगा। मान लीजिए 20 में भी सही हो रहा है, तो बताना है सर 20/20। ठीक है, 17 सही हो रहा है तो 17/20 ऐसे बताना है। ठीक है, अब चलिए हम क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, गाड़ी चालक साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग करता है? तो पहले हम बता चुके हैं, इसका आंसर गलत नहीं होना चाहिए, और गलत होगा इसका मतलब है आप ध्यान से वीडियो नहीं देख रहे हैं। बिल्कुल सही बात, तो इसका आंसर होगा आपका उत्तल दर्पण। ठीक है, गाड़ी चालक जो होता है साइड मिरर किस लिए उपयोग करता है? ताकि पीछे के दृश्य को वो देख सके। और पीछे का दृश्य क्या होता है? बड़ा होता है, यानी जो पीछे का जो क्षेत्र होता है, रोड रोड या गाड़ी वाड़ी, वो बड़ा होता है, उसको हम छोटा करके देख रहा होता है। तो किसी भी वस्तु का छोटा प्रतिबिंब देखने के लिए हमको उत्तल दर्पण का यूज करते हैं। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। कह रहा है कि गोलीय दर्पण की दूरी सदा किसके सापेक्ष मापी जाती है? बताना है, गोलीय दर्पण की दूरी है वो हमेशा किसके सापेक्ष मापी जाती है? तो बस 4 ऑप्शन है, जल्दी से बताइए कि ऑप्शन नंबर कौन सा होगा। एक में है ध्रुव के, दो में है फोकस के, तीन में है वक्रता केंद्र के, और चार में है
इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल सही बच्चों। किसी भी गोलीय दर्पण की दूरी आयताकार ध्रुव के सापेक्ष मापी जाती है। मान लीजिए गोलीय दर्पण क्या है, ये है, और ध्रुव क्या होता है, ये होता है। तो हम बताए हैं कि ये ध्रुव P होता है, और इधर जो की दूरियां होती है पॉजिटिव होती है, इधर की दूरियां होती है वो नेगेटिव होती है, यानी इधर धनात्मक होती है और इधर ऋणात्मक होती है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है बच्चों, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आपको बताना है क्या होती है, ठीक है। फर्स्ट में है दो गुनी, दो में है आपका आधी, तीन में है तीन गुनी, और चार में होती है बराबर। तो जल्द से जल्द बताइए बच्चों। बिल्कुल सही बच्चों। क्या होती है, फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। फोकस दूरी यानी F बराबर क्या होती है, वक्रता त्रिज्या की यानी R की आधी होती है। आप ऑप्शन नंबर आपका दो सही हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पर, किस दर्पण के द्वारा एक बिंदु स्रोत के से समानांतर किरणपुंज मिल सकता है। कह रहा है कि किस दर्पण के द्वारा एक बिंदु स्रोत से समानांतर किरणपुंज मिल सकता है। तो इसका ऑप्शन है अवतल दर्पण, दूसरा में है उत्तल दर्पण, तीसरा में है दोनों के द्वारा, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए बच्चों। बिल्कुल सही बच्चों, आपका आंसर बिल्कुल सही है, जो कि है अवतल दर्पण, ठीक है। तो अवतल दर्पण ये है जिसके द्वारा हम प्रकाश को क्या करते हैं, प्रकाश को उसको समानांतर किरण पुंज प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि देखिए प्रकाश पुंज क्या होता है, जब भी यहाँ पे हम यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे एक किरण पुंज रख दिए, और यहाँ पे भेजेंगे, रिफ्लेक्ट होकर ये क्या हो जाएगा, समानांतर जाएगा। यहाँ पर भेजेंगे, ये रिफ्लेक्ट होकर समानांतर जाएगा। यानी अवतल दर्पण में हम क्या करते हैं, किसी भी किरण पुंज को समानांतर भेज सकते हैं। और उत्तल दर्पण में क्या होता है, उत्तल दर्पण में देखिए, उत्तल दर्पण में मान लीजिए यहाँ पे हम कोई किरण पुंज है, और यहाँ से हम यहाँ पे भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, ये ऐसे रिफ्लेक्ट कर देगा। यहाँ पे भेजेंगे तो ऐसे रिफ्लेक्ट कर देगा, यानी यहाँ पे आ जाएगा, यानी बिखर जाएगा। यहाँ पे क्या होता है, समानांतर हो जा रहा है। यहाँ पे बिखरा हुआ जा रहा है, बट क्या हो रहा है, समानांतर होकर वापस लौट रहा है। तो अवतल दर्पण के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, समानांतर किरण पुंज को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण में फोकस और त्रिज्या के बीच क्या संबंध है, यानी बताना है आपको गोलीय दर्पण में फोकस आर एंड आर के बीच क्या संबंध है, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, कीजिए आप कमेंट बॉक्स में बताइए। बिल्कुल सही बच्चों, का आंसर हो जाएगा आपको। देखिए यहाँ पे आंसर किस तरह दिया गया है, इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, इसमें दो भी क्वेश्चन सही हो सकता है, एक भी क्वेश्चन सही हो सकता है, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका, फर्स्ट में है आर इजकल टू कितना, 2f, और फिर एक और दिया हुआ है, एक और दिया हुआ है एफ इजकल टू r/2, ये भी सही है। बट हमको क्या करना है, क्वेश्चन में दो दो अगर ऑप्शन सही है तो हम वहां पे क्या करेंगे, दो गोला में टिक लगाएंगे, दो गोला को भरेंगे। मान लीजिए चार गोला रहता है, एक ए रहता है, एक बी रहता है, एक सी रहता है, एक डी रहता है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे दो, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी टिक लगाएंगे। नहीं, ऐसे नहीं करना है, ऐसा गलती कभी नहीं करना है। आप मान लीजिए गोला एक में भी लगा रहे हैं और दो में भी लगा रहे हैं, तो एक क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ये आपका उसमें से काउंट नहीं होगा, यानी आंसर गलत हो जाएगा। आपको किसी एक ही में लगाना है, और वो होगा जो पहले कौन आ रहा है, यानी फर्स्ट में आया आर इजक्वल टू 2f, तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद में ऑप्शन चारों देखना है, ठीक है। लेकिन अगर दो दो सही आ रहा है तो ऊपर को टिक लगाना है, नीचे वालों को टिक नहीं लगाना है। ऐसा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन सबसे अधिक आता है आपको संस्कृत में। तो संस्कृत में जाइएगा, जब धातु शब्द रूप धातु रूप होता है उसमें क्वेश्चन दिया रहेगा, और दो दो तीन तीन सही रहता है, ठीक है। तो वहां पे आप क्या कीजिएगा, जो फर्स्ट नंबर ऑप्शन है उसी को टिक लगाइएगा, और उसके बाद वाले को टिक मत लगाइएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 23 है, दर्पण सूत्र क्या है, इसमें से कौन दर्पण सूत्र है, तो बताना है। जल्द से बताइए बच्चों, इसमें दर्पण सूत्र क्या है। एक नंबर में 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, दो में है 1/f प्लस 1/u इक्वल टू 1/v, और तीन में है 1/f प्लस 1/u इक्वल टू 1/v, और चार में 1/v
बी प्लस वन बाई यू इजकल टू वन बाई एफ। ये बताइए। बिल्कुल सही बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा आपका 4 नंबर ऑप्शन, ठीक है। वन बाई बी प्लस वन बाई यू इजकल टू वन बाई एफ, यही क्या होता है आपका दर्पण सूत्र होता है। और इसी के सूत्र, यही सूत्र क्या देता है आपको, 5 नंबर देता है। इसको सोल्व कीजिए, ठीक है। यानी इसको क्या कीजिए, इतना बराबर इतना आपको प्रमाण देना होता है, सोल्व करना होता है। अब आगे, पत्थर कौन सा पदार्थ है, बताना है। पत्थर कौन सा पदार्थ है, पारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ, पारभासी पदार्थ, और इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल सही बच्चों, इसका आंसर क्या हो जाएगा, अपारदर्शी पदार्थ। पारदर्शी पदार्थ, सबसे पहले देखना है पत्थर कौन सा पदार्थ है, उसके बाद ऑप्शन देखना है, ऑप्शन क्या कर रहा है। तो अब उसके अनुसार से हम क्या करेंगे, ऑप्शन को ठीक लगेगा। पारदर्शी पदार्थ क्या होता है, वैसा पदार्थ जिससे सभी किरण पुंज परिवर्तित हो जाए, उसे क्या कहते हैं, पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। बट प्रकाश, जब पत्थर से हम प्रकाश को क्या करेंगे, उससे प्रकाश डालेंगे तो प्रकाश एक छोर से दूसरे छोर जा पाएगा, नहीं जा पाएगा, तो पारदर्शी पदार्थ नहीं हुआ। और उसके बाद अपारदर्शी पदार्थ, वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश किरण एक साइड से दूसरी साइड ना जा सके, उसे क्या करते हैं, अपारदर्शी पदार्थ। तो पत्थर क्या है, पत्थर वही पदार्थ है, जब हम उस पे प्रकाश को डालेंगे तो प्रकाश रिफ्लेक्ट होकर आ जाएगा, वह उससे मतलब एक छोर से दूसरे छोर नहीं जा पाएगा। पारभासी क्या होता है, वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश आंशिक रूप से जा सके, उसे क्या कहते हैं, अपारदर्शी पदार्थ। जैसे में होता है आपको किसी पन्ना पे लगा हुआ तेल, किसी पन्ना पे जब आप तेल लगा लीजिएगा और उसे लाइट मतलब उसमें प्रकाश डालिएगा तो क्या हो जाएगा, आंशिक रूप से एक ओर से दूसरी ओर प्रकाश जाएगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया, पारभासी पदार्थ, पारदर्शी पदार्थ क्या हो गया, अपारदर्शी पदार्थ क्या हो गया, और पारभासी पदार्थ क्या हो गया। पारदर्शी में हो जाएगा आपका शीशा हो जाएगा, पानी हो जाएगा। अपारदर्शी में आपका कुछ भी जो लकड़ी हो गया, टेबल हो गया, ये सब क्या हो गया, टेबल कांच वाला टेबल नहीं लेना है, ठीक है। लकड़ी का टेबल लेना है या प्लास्टिक का टेबल लेना है, ठीक है। तो अपारदर्शी पदार्थ हो गया। पारभासी हो गया, किसी कागज पे लगा हुआ, किसी कागज पे लगा हुआ तेल, वो क्या हो जाएगा, पारभासी पदार्थ हो जाएगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सामने निकट रखने पर प्रतिबिंब सीधा बने, परंतु दूर रखने पर उल्टा बने, तो वह कौन सा दर्पण होगा। क्वेश्चन कह रहा है, किसी वस्तु को एक दर्पण के सामने निकट रखने पर प्रतिबिंब सीधा बने, परंतु दूर रखने पर उल्टा बने, तो वो कौन सा दर्पण होगा। तो आपको बस टाइम है, वो बताना है, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल सही बच्चों, तो आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण, ठीक है। देखिए हम यहाँ पर समय कम है, हम भी नहीं चाहते हैं थोड़ा ज्यादा समय देने के लिए। और आप चाहते हैं हम किसी क्वेश्चन पर ज्यादा समय लेने के लिए, आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो को थोड़ा देर रोक सकते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को समझ सकते हैं, और उसके बाद आप आंसर कमेंट बॉक्स में या अपने बुक पर, कॉपी पर लिख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद जब हम आंसर बताएंगे तो आप उससे आप अपना आंसर को मैच करा सकते हैं और अपना एनालिसिस कर सकते हैं, आप कितना सही है कितना गलत है, यानी कितना अच्छा तरह से पढ़े हैं आप। तो अब जब भी आपको जरूरत पड़े कि हम थोड़ा ज्यादा समय चाहिए हमको, वीडियो को पॉज कर लीजिए, नहीं तो हम 5-6 सेकंड को क्वेश्चन टाइम तो दे ही रहे हैं, जितना में कोई मैथ क्वेश्चन थोड़े है सोल्व करना है, इसमें आपको मेमोरी बेस है, यानी याद करने वाला चीज है। तो याद रहेगा तो आप घर से न दे दीजिएगा, और नहीं याद रहेगा तो कुछ देर सोचने के बाद में भी आ सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। देखिए कैसे, अवतल दर्पण क्या होता है, जब हम, यदि वस्तु को एक दर्पण के सामने निकट रखा जाता है, जब निकट यहाँ पे रखिएगा वस्तु को, तो क्या बनता है, पीछे बड़ा प्रतिबिंब मिलता है, पीछे बड़ा प्रतिबिंब मिलता है। वहीं जब दूर रखा जाता है वस्तु, तो क्या बनता है, यहाँ पे बनेगा बट उल्टा बनेगा, ठीक है। जब अवतल दर्पण ही है, इसमें दूर रखने पर वस्तु क्या बनता है, उल्टा बनता है। जब पास रखिएगा तो क्या बनता है, सीधा बनता है और बड़ा भी बनता है, ठीक है। सीधा बनता है और बड़ा भी बनता है। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, निकट रखने पर वस्तु क्या बनता है, सीधा बने, परंतु दूर रखने पर उल्टा बने। तो आपका हो जाएगा, जब भी पूछे तो हो जाएगा इसका अवतल दर्पण। 26 नंबर क्वेश्चन है,
एक मनुष्य समतल दर्पण की ओर 6 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से आ रहा है, तो मनुष्य के दर्पण में अपना प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा? बस ऑप्शन है, चार ऑप्शन है। 6 मीटर प्रति सेकेंड, 3 मीटर प्रति सेकेंड, 12 मीटर प्रति सेकेंड और 8 मीटर प्रति सेकेंड। तो जल्दी से बताइए बच्चों। बिल्कुल सही बच्चों, आपका आंसर सही है, जो कि है 6 मीटर प्रति सेकेंड। क्या होता है इस समतल दर्पण में, मान लीजिए आप यहाँ पर रहेगा या कितना दर्पण से 5 मीटर दूरी पर है, तो प्रतिबिंब भी आपका 5 मीटर की दूरी पर ही बनेगा। प्रतिबिंब भी आपका 5 मीटर की दूरी पर ही। जब आप मान लीजिए जब तेजी से दौड़िएगा, ऐसे क्या होंगे, तेजी से दौड़िएगा आप इधर, तो आपका प्रतिबिंब भी उतना ही तेजी से इधर दौड़ेगा, यानी सेम चाल से, यानी समान चाल से। जैसे जैसे आप बढ़िएगा वैसे वैसे आपका प्रतिबिंब भी बढ़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 6 मीटर प्रति सेकेंड क्या हो रहा है, व्यक्ति या वस्तु या मनुष्य क्या दर्पण की ओर जा रहा है, इसका जो प्रतिबिंब है वो भी क्या हो जाएगा, 6 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से, ये भी इसका प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, उसी चाल से आएगा। यानी जितना भी चाल दिया हो आप, इसमें 6 मीटर है, आपको एग्जाम में 10 मीटर दे सकता है, 20 मीटर दे सकता है, तो आपको बताना है जितना चाल से वस्तु जाएगा मिरर की ओर, उतना ही चाल से उसका प्रतिबिंब भी मिरर की ओर आएगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 6 मीटर प्रति सेकेंड। बच्चों इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन। अब हम अगले वीडियो में क्या करेंगे, प्रकाश के अपवर्तन के जितने भी वीवीआई क्वेश्चन है उसको हम देखेंगे, और जैसे इसमें समझे वैसे उस वीडियो में भी हम समझते हुए हम प्रकाश चैप्टर को हम समाप्त करेंगे, और उसके बाद में हम अगले चैप्टर के सभी वीवीआई क्वेश्चन को देखेंगे। अगर आप हमारे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में बताइए कि आप कहाँ से हैं। ठीक है, और ये भी बताना है आपको कि 26 को कितना क्वेश्चन बनाए लोग, 26 क्वेश्चन बताना है आपको। 26 में आप कितना क्वेश्चन, मतलब कितना क्वेश्चन सही सही दिए हैं और कितना क्वेश्चन गलत दिए हैं। यानी आप 26 में 26 अगर सही किए हैं तो बहुत अच्छा है, आपका तैयारी बहुत अच्छा है, आपका इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है।